हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको परसेंटेज ऑफ फ्री SO3, हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर, डिग्री ऑफ हार्डनेस और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। इसके न्यूमेरिकल्स सभी कर लेना। इससे पहले मैंने एक टॉपिक लिया था इक्विवेलेंट वेट। इसके बाद मैंने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी बता दिया। लगभग बहुत से लेक्चर हो चुके हैं इसमें। नेक्स्ट और लगभग सेकंड लास्ट लेक्चर में आज लेके आया हूँ आपके सामने इस चैप्टर का सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, क्योंकि एक्चुअल में जो ये चैप्टर है ये बहुत डेप्थ का चैप्टर है, बहुत डीप चैप्टर है। कंसेप्ट इतने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, इसलिए लेक्चर इसमें ज़्यादा बने। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा हर लेक्चर, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आपको समझ आ गए होंगे। और ये कंप्लीट केमिस्ट्री का सबसे बेसिक पार्ट है, और सबसे बेसिक पार्ट है तो इसको अच्छे से समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब अच्छे से समझना हमारे लिए ज़रूरी है, उसके लिए आपको रेगुलर लेक्चर को शुरुआत से लास्ट तक रेगुलर देखना है, उसको नोट करना है, उसको समझना है। अगर वो कहीं से समझ ना आए तो उसको रिपीट करके दोबारा से देखना है, अच्छे से दिमाग लगा के समझना है, तब आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। मैथमेटिकल पार्ट भी है, ये सारा कंप्लीटली मैथमेटिकल पार्ट है। क्या क्या कंसेप्ट कहाँ कहाँ यूज करने हैं, कैसे कैसे हम कंसेप्ट्स को यूज कर सकते हैं, वो सब मैंने आपको इसके अंदर बताए हैं। मैंने एक टॉपिक लिया था ये एन फैक्टर वाला या वैलेंस फैक्टर वाला। उसके अंदर मैंने एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, बेस का क्या होता है, किस टाइप से हम निकालते हैं, किसी कंपाउंड का क्या है, किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है, किसी आयन का क्या एन फैक्टर होता है, ये सब चीज़ें आपको बता दी थी। उसमें एक पार्ट आता है रिडॉक्स टाइप की रिएक्शन का। अब रिडॉक्स टाइप की रिएक्शंस में एन फैक्टर हम किस टाइप से कंसिडर करते हैं, ये मैं आज डिस्कस करूंगा आपसे। रिडॉक्स टाइप की रिएक्शंस क्या होती है, एन फैक्टर किस टाइप से कंसेप्ट करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं। एन फैक्टर के बेस पे मैंने आपको एक बताया था लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है, कि एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, चाहे वो रिडॉक्स टाइप की हो, चाहे वो नॉन रिडॉक्स टाइप की हो, न्यूट्रलाइज टाइप की हो, किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन हो, एक रिएक्टेंट का इंटीजर दूसरे रिएक्टेंट का एन फैक्टर होता है, और दूसरे रिएक्टेंट का इंटीजर फर्स्ट रिएक्टेंट का एन फैक्टर होता है। उसी टाइप से रिएक्शन बैलेंस होती है, क्योंकि इक्विवेलेंस कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर हमेशा ही सेम इक्विवेलेंस पार्टिसिपेट करते हैं किन्हीं कंपाउंड्स के, किन्हीं रिएक्टेंट्स के, और प्रोडक्ट भी उन्हीं इक्विवेलेंट्स में बनता है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम बात कर रहे हैं एन फैक्टर के रिडॉक्स की। ये सभी चीज़ें IIT JEE एडवांस, मेंस, नीट, एम्स, जितमर सभी में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। अपना कैरियर बनाना है तो मेरे लेक्चर्स के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि लगभग रेगुलर मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ। 11th और 12th रिलेटेड जो भी IIT JEE एडवांस तक की टॉपिक्स हैं वो सब मैं इसमें वीडियो के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो इन टॉपिक्स के अंदर से ना हो। बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको, इसलिए प्लीज़ बने रहिए। मैं बात कर रहा हूँ रिडॉक्स टाइप की रिएक्शंस की। जैसा कि आप सब जानते हो, कि रिडॉक्स होता क्या है। पहले से आपको पता होगा कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं, यानी कि एक सब्सटेंस रिड्यूस होता है तो दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है। इस टाइप की रिएक्शंस को हम नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये सब क्या है, ये चीज़ें भी आपको पता होंगी कि होता क्या है। रिडक्शन क्या क्या होता है, जो अभी तक आपने पढ़ा है वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। रिडक्शन, हालांकि रिडॉक्स जो चैप्टर है वो 11th में इक्विलिब्रियम के बाद एक चैप्टर आता है वो है, उसमें भी आएंगी ये चीज़ें, लेकिन फर्स्ट चैप्टर के साथ रिएक्शंस की बैलेंसिंग और उनके एन फैक्टर, उनके इक्विवेलेंट्स, उनके इक्विवेलेंट वेट के लिए हमें रिडॉक्स रिएक्शंस भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसका एन फैक्टर जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक हम उनके नॉर्मेलिटीज़ के रिलेशन को N1V1 = N2V2 या फिर मोलरिटीज़ के रिलेशन को M1V1 = M2V2 को यूज नहीं कर सकते। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है
या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट ऐड होता है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट रिलीज होता है, या फिर ऑक्सीजन रिलीज होती है, विच इज कॉल्ड रिडक्शन। ये चीज़ आपको पता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन रिलीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऐड होता है, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट रिलीज होता है, विच इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये तो था रिएक्शन के बेस पे कि कौन किससे रिएक्शन कर रहा है और किससे रिएक्शन नहीं कर रहा है। इसके अलावा रिडक्शन को हम दूसरे टाइप से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो रिएक्शन के बेस पे बता दिया मैंने आपको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को। तो जो रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन है, ये ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट का मतलब है कि जो स्पीसीज किसी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करती है, इलेक्ट्रॉन लेती है, उसका रिडक्शन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन देती है, डोनेट करती है, रिलीज करती है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। मीन्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, एंड डोनेट्स और रिलीजिंग of electrons is oxidation. For example, अगर हम कोई एग्जांपल लें तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कि Cu+2 है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 है इसका, ये 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। चाहे हम कह सकते हैं कि रिडक्शन Cu+2 का हो चुका है। एंड इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन Zn है, ये Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में, और 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, देन इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसका रिडक्शन हो गया, जो स्पीसीज डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन उसका रिडक्शन हो चुका है। इसके लिए हम ETR रिएक्शन देख सकते हैं। ETR इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, सपोज करो कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है, ये Fe+2 प्लस Tl+3। Fe+2 है, Tl थैलियम है, Fe आयरन है, इसका +3 है। दोनों ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके कन्वर्ट हुई Fe+3 प्लस Tl+2 में। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ने अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर लिया। Fe+2 से +3 में चला गया, Tl+3 से +2 में चला गया। तो एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो गया इनमें, एक इलेक्ट्रॉन एक ने डोनेट किया है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ने एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया है, Fe+2 ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इस पे चार्ज प्लस में बढ़ गया, +3 हो गया, और इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया तो इस पे चार्ज प्लस के अंदर कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पे +2 हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसका तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका क्या हो गया है, रिडक्शन। तो ये कंप्लीट जो रिएक्शन होगी जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया, इस रिएक्शन को नाम दे रहे हैं हम रिडॉक्स। कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स, एंड इट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ETR, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन भी ये है। दूसरा मैं कह सकता हूँ जिसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन इसका हुआ है, देन इट इज रिडक्शन खुद का हो गया, देन इट इज ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हुआ है विच इज रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिडक्टेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीसीज खुद तो ऑक्सीडेशन, खुद तो क्या होती है, ऑक्सीडाइज होती है, खुद का तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और दूसरे को रिड्यूस करती है, दूसरे को रिड्यूस कर रही है, इसका मतलब वो एक रिडक्टेंट हो गई और रिड्यूसिंग एजेंट हो गई। और जो स्पीसीज खुद रिड्यूस होती है या खुद का रिडक्शन होता है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करती है, तो एक ऑक्सीडेंट हो जाती है, और नोट कर लेना इसको, उस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नाम देंगे। ये दूसरा कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। तीसरे कंसेप्ट की बात करते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट।
ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट, और इसी कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। इस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कई टाइप से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट में स्पीसीज मॉलिक्यूलर हो सकती है, एटॉमिक हो सकती है, आयनिक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। स्पीसीज which can या which increased its oxidation number then it is oxidation। अगर कोई स्पीसीज अपने ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करती है तो वो ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करती है तो वो रिडक्शन है। एंड इफ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज्ड देन इट इज रिडक्शन, उसको हम नाम देंगे रिडक्शन। इन कोई स्पीसीज अगर ऑक्सीडेशन नंबर अपना इंक्रीज करती है तो ऑक्सीडेशन हो गया, और डिक्रीज करती है तो रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक वेरी करता है और क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। यानी कि इसके बेस पे हम बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी स्पीसीज के किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात करें, इंडिविजुअल एटम के बारे में बात कर रहे हैं हम, 0 है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +8 सॉरी +7 +8 -1 -2 -3 -4। किसी भी एलिमेंटल केस में या किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर -4 से +8 के बीच में कहीं ना कहीं हो सकता है। अब कितना कितना वो कंडीशन है, लेकिन किसी भी एलिमेंट का +8 से ज्यादा नहीं होता और किसी भी एलिमेंट का -4 से कम नहीं होता। लेकिन ये ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं। अगर कोई स्पीसीज अपने ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज कर रही है, मींस इधर से इधर चल रही है, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, देन इट इज ऑक्सीडेशन, और अपने ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज कर रही है, देन इट इज रिडक्शन। ये डेफिनेशन है कि किसी एलिमेंटल केस के अंदर अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर it is oven charge or individual charge of element present in compound depends upon its nature। और नेचर में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कंसेप्ट है जिसकी बात करेंगे। डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एलिमेंट which attached with it। इसके साथ कौन एलिमेंट अटैच्ड है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करता है, एक तो उसका चार्ज क्या है वो चीज़ है ये, और चार्ज के साथ साथ वो किस एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। मीन्स इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, अगर एक कंपाउंड बना हुआ है तो ये इस एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा होगा। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शनल। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 और फ्रैक्शनल हो सकता है। ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इंडिविजुअल चार्ज है, एक एलिमेंट का ही रिप्रेजेंट करेंगे, एक से ज्यादा एलिमेंट अगर उसमें प्रेजेंट है तो भी हम इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके कुछ रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करने के, वो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट, इन कंपाउंड A एंड B, दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं। सपोज करो कि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, देन दिस, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो हमेशा ही जब दो एलिमेंट आपस में जुड़े होते हैं, ये मैंने एक बॉन्ड बना रखा है इन दोनों के बीच में, तो जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है। यानी इसका इस पे डिपेंड करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा। ये एक रूल हो गया कि दो एलिमेंट जब कंबाइन होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्शन की टेंडेंसी होती है कि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कितना अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो बी एक ऐसा एलिमेंट लिया है मैंने जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, यानी कि ए की भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को, इस बॉन्ड में प्रेजेंट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को। एक बॉन्ड के अंदर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, यानी कि एक बॉन्ड पेयर होता है, बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों को ये भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन टेंडेंसी ज्यादा किसकी है, बी की है। अब टेंडेंसी डिपेंड किस पे करेगी, न्यूक्लियस पे, कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बी में अगर ज्यादा है तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा है तो उन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स करती है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर चार्ज कितना है। न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए उस पर डिपेंड करती है। तो ये आगे आ जाएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना बताया कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसकी टेंडेंसी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन की ज्यादा होती है, नोट कर लेना इसको, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और जिसकी टेंडेंसी कम होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। यानी कि हर एलिमेंट के पास न्यूक्लियस होता है, हर एलिमेंट की टेंडेंसी बनती है कि वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, लेकिन टेंडेंसी डिपेंड करती है कि कितना कर पा रहा है और कितना नहीं कर पा रहा है। तो जो ज्यादा कर पा रहा है उसका नेगेटिव और जो कम कर पा रहा है उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन। सेकेंड, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स का केस ले, इन्हें सिमिलर एटम्स अगर प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल H2, फॉर एग्जांपल O2, डबल बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन में, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन में N2 जो बनता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यानी सिमिलर एटम अगर आपस में जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल ओजोन O3, O एंड O, तो सिमिलर एटम्स आपस में जुड़े हैं तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो जाएगा। इसकी जितनी टेंडेंसी होगी उतनी टेंडेंसी इसकी होगी, तो ना तो ये खींच पाएगा ना ये खींच पाएगा, तो इंडिविजुअली इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, और ओजोन में तीनों का जीरो। ये क्या रिप्रेजेंट किया मैंने, ऑक्सीडेशन नंबर। यानी इंडिविजुअल एटम्स का सिमिलर एटम्स से बनने वाले मॉलिक्यूल के अंदर सभी एटम्स का इंडिविजुअली 000 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज करो एटम ए है, वो ए से जुड़ा हुआ है, ए से जुड़ा हुआ है और ए से जुड़ा हुआ है, आगे भी जुड़ा हुआ है किसी दूसरे एलिमेंट से। तो ये वाला जो एलिमेंट है इस ए और इस ए से, ए सिमिलर एटम्स है, इन दोनों की टेंडेंसी सेम होगी, इसकी भी उतनी टेंडेंसी होगी, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो जाएगा। उसी टाइप से ये भी इन दोनों से जुड़ा हुआ है, इसका भी जीरो हो जाएगा। लेकिन ये इससे तो जुड़ा हुआ है, आगे अगर किसी और से जुड़ा हुआ है उस पर डिपेंड करेगी इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। उसी टाइप से इससे जुड़ा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग तो इसका जीरो हो गया। लेकिन इससे जुड़ा होगा जो एलिमेंट है वो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव आएगा, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी टाइप से इसका आगे वाले एलिमेंट से और इसका इधर वाले एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल थर्ड नंबर पे अगर मैं इसी में एग्जांपल ले लेता हूं, बता देता हूं, कार्बन सब ऑक्साइड, इट इज C3O2,
कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड होता है which is C3O2। लीनियर होता है डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वैलेंसी 4 होगी तो 4 बॉन्ड से जुड़ा है कार्बन की टेट्रा वैलेंस कार्बन होता है। यहाँ पे कार्बन जो ये वाला कार्बन है इसका तो 0 हो गया। क्यों 0 हो गया समझ में आ गया होगा कि इस कार्बन और इस कार्बन दोनों की वजह से इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सिमिलर एटम है। लेकिन इस कार्बन का इसकी वजह तो 0 होगा और इस ऑक्सीजन की वजह से इसका कुछ होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। ऑक्सीजन पे यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका यहाँ पे +2 हो जाएगा। इसी टाइप से इसका -2 है तो इसका भी कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। ऑक्सीजन जनरली ऑक्साइड की फॉर्म में होता है और उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, वो आगे रूल्स में बताता हूँ। तो इसका कितना हो गया 0 हो गया। थर्ड हाइड्रोजन, गैस किसका लिया हमने हाइड्रोजन का। तो दो टाइप से गैस ले सकते हैं। हाइड्रोजन इस टाइप से हो सकता है, हाइड्रोजन जब कंबाइंड होता है H2 के केस में तो दो हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन की 0 हो गई, मैंने बता दिया इसका। अगर हाइड्रोजन कंबाइंड है, कंबाइंड विद नॉन मेटल like this H2O, HCl, HF and so on। हाइड्रोजन कंबाइंड है ऑक्सीजन से जो कि नॉन मेटल है, हाइड्रोजन कंबाइंड है क्लोराइड से, क्लोरीन से जो कि नॉन मेटल है, हाइड्रोजन फ्लोरीन से कंबाइंड है, फ्लोरीन भी क्या है पे नॉन मेटल। नॉन मेटल के साथ अगर ये कंबाइंड है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। हाइड्रोजन का इस केस में क्या हो जाएगा, कंबाइंड विद नॉन मेटल, देन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। +1 का मतलब कि दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का भी +1 दूसरे का भी +1, इंडिविजुअली रिप्रेजेंट किया है मैंने यहाँ पे +1। HCl में भी इसका +1 और इसका +1, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया यहाँ पे -2। वाई? क्योंकि दो हाइड्रोजन है +1 और +1, तो इसका कितना हो जाएगा -2। नेट चार्ज कितना आ जाएगा इसके ऊपर 0। जितना किसी न्यूट्रल एटम के अंदर कैटायनिक ऑक्सीडेशन नंबर होता है उतना ही उसके अंदर एनायनिक ऑक्सीडेशन नंबर होगा नेट, ताकि वो न्यूट्रल हो सके, अदरवाइज तो आयनिक स्पीशीज होगी। ये वाली कंपाउंड होगी। इसी टाइप से हाइड्रोजन कंबाइंड हुई, combined with metals, then हाइड्रोजन का -1। फॉर एग्जाम्पल NaH, सोडियम एक मेटल है तो हाइड्रोजन का -1। CaH2, कैल्शियम एक मेटल है -1। इंडिविजुअली हाइड्रोजन का -1, दूसरे हाइड्रोजन का भी -1। फॉर एग्जाम्पल KH, हाइड्रोजन का -1, तो इनका +1, इसका +2, इसका +1, ये आगे होगा। ये हाइड्रोजन के 3 हो सकते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और +1 हो सकता है। 0 कब होगा जब H2 हो, -1 कब होगा जब वो मेटल्स के साथ कंबाइंड हो, +1 कब होगा जब वो नॉन मेटल्स के साथ कंबाइंड हो। एंड फोर्थ, इन केस ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन का केस लेते हैं तो ऑक्सीजन O-2 की फॉर्म में होगा, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। क्या नाम देंगे इसका, ऑक्साइड। या फिर O2-2 की फॉर्म में होगा, देन इट इज परऑक्साइड। या फिर O2- की फॉर्म में होगा, देन इट इज सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। या फिर O2+ की फॉर्म में होगा, देन इज ऑक्सोनियम। क्या नाम देंगे इसको, ऑक्सोनियम। और O2+2 की फॉर्म में भी मिलेगा, लेकिन बहुत कम केस में। O2- की फॉर्म में जनरली ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, -2 होती है, परऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े होते हैं तो इस टाइप से, इसको हम बोलते हैं परऑक्सो लिंक। क्या नाम देंगे इसको, परऑक्सो लिंक। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब आपस में जुड़े होते हैं तो उस लिंक को नाम देते हैं परऑक्सो। और परऑक्सो लिंक के अंदर 2 ऑक्सीजन होती है, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे। पर ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इस ऑक्सीजन का भी -1 है, इस ऑक्सीजन का भी कितना है -1 है, तो टोटल पे कितना लगा दिया मैंने -2। इसी टाइप से सुपर ऑक्साइड है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़ी होती है, ऑक्सीजन जुड़ी होंगी। इस पे -½ होगा और इस पे -½ होगा, नेट कितना हो गया -1। इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी फ्रैक्शनल, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल भी होगा, बहुत कम केस बनेंगे इसके। ऑक्सोनियम आयन है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़ी हुई है,
लेकिन एक पे प्लस हाफ होगा और एक पे प्लस हाफ होगा, NO2 प्लस। तो इसका भी ऑक्सोनियम आयन है, दो ऑक्सीजन। तो ये बहुत कम केस में बनते हैं, पर ऑक्सो जनरल केस में बहुत कम में बनता है। ये भी सबसे ज्यादा केस किसमें होता है, ऑक्साइड में। यानी कि इसके बाद बात कर रहा हूं मैं कि ऑक्सीजन, जैसे ऑक्साइड की फॉर्म में ऑक्सीजन है H2O, ऑक्साइड की फॉर्म में तो -2, पर ऑक्साइड की फॉर्म में H2O2 तो -1, इंडिविजुअली -1 एक ऑप्शन पे, दूसरी पे भी -1। सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में है KO2 तो इसका -½ हो गया, -1 और पोटेशियम पे +1, नेट पे 0 हो गया। या फिर ऑक्सोनियम की फॉर्म में O2F, फ्लोरीन पे -1, ऑक्सीजन पे +½ एंड +1 और फ्लोरीन पे -1, ये आगे आ जाएगा। तो ऑक्सीजन की कंडीशंस हो सकती हैं। फिफ्थ कंडीशन में इन केस ऑफ ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं विच आर एल्काइल मेटल्स, और ग्रुप सेकेंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट। ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन आता है, हाइड्रोजन का मैंने बता दिया ग्रुप फर्स्ट में होता है, लेकिन उसकी फिक्स पोजीशन नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। फ्रेंसियम इज रेडियोएक्टिव। सेकंड में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम एंड रेडियम। रेडियम इज रेडियोएक्टिव। तो ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट ये है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट ये है। अगर ये कंबाइंड है तो कंबाइंड स्टेट में इनका +1 होता है, ये फिक्स है। नॉन कंबाइंड है, मेटलिक स्टेट में तो हम 0 यूज करेंगे। जैसे आपको दे दिया कि सोडियम का क्या है, तो सोडियम का 0। आपको दे दिया कि NaCl में सोडियम का क्या है, तो सोडियम का +1। इसी टाइप से जब ये कंबाइंड होते हैं तो कंबाइंड स्टेट में इनका +2 होता है, और नॉन कंबाइंड स्टेट में तो 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल MgCl2 है तो मैग्नीशियम का +2 होगा, क्योंकि MgCl2 के अंदर ये कौन सी स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में। या फिर डायरेक्ट हमने मैग्नीशियम ले लिया तो मैग्नीशियम का हम 0 यूज करेंगे। यानी फर्स्ट ग्रुप का +1 होता है कंबाइंड में, और सेकंड ग्रुप का +2 होता है कंबाइंड में, ये फिक्स हो गया। तीसरा, नेक्स्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन का अगर हम डिस्कस करें, फ्लोरीन की हम बात करें तो फ्लोरीन के केस में सबसे ज्यादा इट इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जहां पे भी जुड़ेगा इस पे नेगेटिव ही रहेगा। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए जहां पे भी कंबाइंड होगा इट इज ऑलवेज इन नेगेटिव। क्योंकि पहले रूल में मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है उसकी नेगेटिव होता है। मीन्स इन कंबाइंड स्टेट it is always negative। और नॉन कंबाइंड जैसे F2 की बात की तो F2 में तो 0 हो गया, और HF की अगर बात की कंबाइंड स्टेट में तो -1 हो गया। यानी फ्लोरीन की केवल 0 और -1 हो सकती है ऑक्सीडेशन नंबर। कभी भी फ्लोरीन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर में नहीं पाया जाएगा। केवल फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी भी +1 में नहीं पाया जाएगा। मेटल्स जो होती है वो माइनस में नहीं पाई जाती, और फ्लोरीन है वो कभी भी प्लस में नहीं पाया जाएगा। बाकी नॉन मेटल्स भी प्लस में पाई जा सकती है। सेवंथ, algebraical sum of oxidation numbers of elements present in compound
is equal to charge of compound. यानी एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिकल सम उस कंपाउंड पे जो नेट चार्ज आता है उसके इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको बता दिया कि MnO4 माइनस है, ऑक्सीजन यहाँ ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, जनरली ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। आपसे कह दिया गया कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज। सपोज दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इज x, ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का कितना है, अंडरलाइन कर देता हूँ मैं इसको, इसका x है हमने मान लिया। देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज x प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई विद टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 विच इज इक्वल टू नेट चार्ज -1। यानी मैग्नीज का कितना है, x है, एक मैग्नीज था। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो -2 मल्टीप्लाई 4 और नेट में चार्ज -1 है इज इक्वल टू -1। यानी नेट जो चार्ज होता है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिकल सम है। द x इज +7, यानी मैग्नीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। इस टाइप से हम कंसीडर कर सकते हैं। यानी 2 का पता हो, 3 का पता हो, 1 का निकालना हो तो उसको कंसीडर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसमें कि सपोज करो आपको दे दिया गया है इस टाइप की इक्वेशन, या एक कंपाउंड दिया हुआ है Cr2 आयन है O7 -2, Cr2 O7 -2। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्रोमियम का आपको कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन का -2 है। देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इंडिविजुअल दिया जाएगा विच इज x, हमने कंसीडर कर लिया। देन इससे क्या आ गया 2x, क्योंकि x और x 2 हो गए, 2 क्रोमियम है, प्लस में 7 इंटू -2 7 है और ऑक्सीजन का -2 होता है और नेट चार्ज है, ये नेट चार्ज होता है -2 इज इक्वल टू -2 एंड 2x इज इक्वल टू 14 माइनस का हो गया, वापस गया 12 हो गया 12 एंड x इज +6। तो इंडिविजुअली पर क्रोमियम यहाँ पे +6 है, 2 क्रोमियम है +6 एंड +6, अलग अलग दोनों क्रोमियम पे +6 और +6 प्रेजेंट है। इस टाइप से हम कंसीडर करते हैं। आपको दिया गया है कि आपको बताना है कि N2O5, इसमें नाइट्रोजन का कितना है, तो नाइट्रोजन का x मान लिया मैंने। देन 2x प्लस 5 इंटू -2 विच इज इक्वल टू नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज कितना है यहाँ पे 0। देन x कितना आ गया 2x इज इक्वल टू 10, देन x इज +5, तो नाइट्रोजन पे +5 हो गया, +5 ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का, तो +5 एंड +5 टोटल इसका +10 हो गया, इसका -2 मल्टीप्लाई 5 -10 हो गया, नेट चार्ज 0 आ गया आपके पास। तो नेट चार्ज के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं किसी एलिमेंट का क्या है। 2 नाइट्रोजन थे, एवरी नाइट्रोजन कंटेन +5 ऑक्सीडेशन नंबर, तो एल्जेब्रिकल सम से हम इसको निकाल सकते हैं। In case of non-metals, नॉन-मेटल्स के केस में, अगर हम नॉन मेटल्स का केस लेते हैं, यानी नॉन मेटल के केस होता है वो p ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, p ब्लॉक के अंदर पाई जाती है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके पास कितने हैं इस पर डिपेंड करेगा। सपोज करो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दिस इज n को मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा हूँ, देन ऑक्सीडेशन नंबर वेरीज विद, ऑक्सीडेशन नंबर जो वेरी करेगा विद इक्वल टू n-8 टू n, क्योंकि आउटमोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा होना जरूरी है, इसलिए n-8 से n तक उसके ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं। जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे मिटा रहा हूँ मैं इसको n-8 से n तक। फॉर एग्जांपल कार्बन
कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, n-8 टू n। कार्बन का जो n है वो 4 होता है। आउटरमोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है इसकी, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास टोटल, 1s2 2s2 एंड 2p2। तो आउटरमोस्ट शेल सेकंड शेल होगी जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। याद भी रखना है, आगे आ भी जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके अंदर आ जाएगा। कार्बन के अंदर ये हो गया, तो n इज इक्वल टू 4 दिस, देन इसकी वैल्यूज ट्रांसफर होंगी -4 टू +4। ऑक्सीडेशन नंबर ये -4 से +4 तक एक्सप्रेस कर सकता है। तो n-8 को लिख दिया मैंने, 4 - 8 -4, और n को लिख दिया 4, then -4 से +4। फॉर एग्जांपल मीथेन CH4 C2H6 C2H4 and C2H2 and C and CO and CO2 अगर इनमें कंसीडर करें हम, तो नेट चार्ज तो 0 है। हाइड्रोजन नॉन मेटल, कार्बन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन का होता है +1, 4 है तो +4 हो गए, तो कार्बन का हो गया -4, नेट चार्ज 0। यहाँ पे हाइड्रोजन का +6 हो गया, तो कार्बन के यहाँ पे हो गया -3 एंड -3 दो के लिए -6 हो गया, इसमें +6 है। इस पे हाइड्रोजन का +4 हो गया, तो कार्बन का हो गया यहाँ पे -2, क्योंकि 2 कार्बन है तो -2 एंड -2 -4, नेट पे चार्ज 0 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन पे +2 है, तो कार्बन पे -1 हो गया, -1 एंड -1 -2 आ गया, और +2 नेट चार्ज 0 हो गया। अकेला कार्बन है तो 0 है, बता रखा है। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है कार्बन से, इसलिए यहाँ पे +2, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 है। ऑक्सीजन पे -2 है तो -2 -4, तो इस पे +4, तो कार्बन -4 से +4 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेस कर सकता है। हमेशा ही कोई भी एलिमेंट, याद रख लेना इस चीज को, हमेशा ही कोई भी एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ एक्सप्रेस करता है। कोई भी एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ एक्सप्रेस करता है, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन इज सेकंड एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल व्हिच हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्ट फ्लोरीन। सेकंड इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन को छोड़ के, फ्लोरीन के बाद फ्लोरीन पहला है, ऑक्सीजन दूसरा है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन के साथ सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं हो पाती है, तो ये फ्लोरीन केवल एक बॉन्ड बना के जुड़ता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के जुड़ जाता है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ होती है। ऑक्सीजन के साथ ही कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेस करता है, जैसे कार्बन ने यहाँ पे की। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक वेरी करेगा, -3 टू +5, -3 से +5 तक करेगा। फॉर एग्जांपल अमोनिया N2H4 हाइड्रोजन, N2 N2O NO N2O3 N2O4 एंड N2O5 ये कंपाउंड बनाता है नाइट्रोजन। अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन का प्लस हो गया, ये तो +3 हो गया, तो -3, नाइट्रोजन का -3 हो गया। हाइड्रोजन का यहाँ पे 4 है, +4 है, नाइट्रोजन का भी कितना होना चाहिए, -4 कब आएगा, 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे -2 हो गया इंडिविजुअली नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे यहाँ पे 0 हो गया, मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का। यहाँ पे ऑप्शन पे -2 है, ऑप्शन पे कितना है, -2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो नाइट्रोजन पे +1 हो गया, +1 एंड +1 +2, -2 है तो इस पे +2 हो गया, -2 है तो यहाँ पे +3 आ जाएगा, नेट चार्ज निकालोगे तो नाइट्रोजन का +3 एंड +3 +6 एंड -2 -2 -2 -2 -6 -2 -2 -2 -8 देन +4 एंड +4 +8, ये माइनस का 10 हो जाएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा। नाइट्रोजन -3 से +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी उनके ग्रुप पे डिपेंड करता है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है कि वो कितनी करेगा, इससे कम नहीं करेगा कभी भी और इससे ज्यादा कभी भी नाइट्रोजन नहीं करेगा। ये कंडीशन हो गई। नाइट्रोजन भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी ऑक्सीजन के साथ ही एक्सप्रेस कर रहा है। इसके अलावा बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ मैं सल्फर का। सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 6 हो गए तो ये -2 2 + 6 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्योंकि n-8 टू n तक करता है, तो -2 से +6 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। फॉर एग्जांपल H2S, सल्फर का जो मॉलिक्यूल बनता है S8 बनता है। सल्फर के बाद अगर बात करूं तो SO2 भी बनता है और SO3 भी बनता है,
H2S के साथ तो ये -2 है क्योंकि इस पे +1 है, सल्फर नॉन मेटल है, इसमें 0 हो जाएगा, यहाँ पे +4 हो जाएगा और यहाँ पे +6 हो जाएगा। -2 से +6 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट बीच वाली भी कर सकता है लेकिन वो स्टेबल नहीं होती है, तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये बताइए। SO3 के अंदर ऑक्साइड के साथ इसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +6 से ज़्यादा कभी नहीं जा सकता, -2 से कम नहीं आ सकता ये कभी भी। इसी टाइप से हेलोजेंस हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करूँ मैं, फ्लोरीन का तो मैंने बता दिया आपको, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, इसलिए केवल 0 और 1 करता है बस, और वो भी 1 भी कौन सी, -1 करता है, +1 कभी नहीं करेगा। जबकि हम क्लोरीन की बात करें तो इसके लिए n की वैल्यू 7 हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी होगी 7। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन तीनों के लिए n की वैल्यू 7 है, तो n की वैल्यू 7 है तो -1 to +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। फॉर एग्जांपल HCl, Cl2, Cl2O, Cl2O3, Cl2O5 एंड Cl2O7, ये सभी कंपाउंड बनते हैं, इसी टाइप के ब्रोमीन और आयोडीन के कंपाउंड भी बनते हैं। यहाँ पे क्लोरीन -1 में है क्योंकि हाइड्रोजन +1 में है, यहाँ पे क्लोरीन 0 में है, यहाँ पे ये -2 में है, 2 क्लोरीन अगर +1 में होगी, 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो गया, तो +6 होना चाहिए तो +3 में हो गया, ये -10 हो गया, ये +10 होना चाहिए तो +5 हो गया, और ये -14 हो गया, 7 है ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन -2 चार्ज होता है तो -14 होगा, तो +14 होना चाहिए, नेक्स्ट पे चार्ज 0 है, तो उस कंडीशन में क्लोरीन पे यहाँ पे +7 आ जाएगा ऑक्सीडेशन, तो -1 से +7 तक ये भी एक ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट ऑक्सीजन के साथ एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये जनरल एग्जांपल हो गए कि हम किस टाइप से ऑक्सीडेशन नंबर को कंसीडर करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं abnormal values of oxidation numbers। एक्सेप्शंस भी हैं कुछ ऑक्सीडेशन नंबर के एब्नॉर्मल वैल्यूज, ये हम स्ट्रक्चर बेस पे दे सकते हैं। तो एक दो एग्जांपल लूंगा मैं, आगे रिडॉक्स में आएगा ये एब्नॉर्मल वैल्यूज। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया H2SO5, H2SO4 तो होता ही है, ये H2SO5 है, इट इज पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज आल्सो कॉल्ड कैरोज एसिड, इसको दूसरा नाम भी देते हैं व्हिच इज कैरोज एसिड, H2SO5। तो अगर यहाँ पे हम सल्फर का कैलकुलेट करें तो सल्फर का मैंने X मान लिया तो कितना आ गया, हाइड्रोजन पे कितना होता है, हाइड्रोजन इसके साथ किसी के साथ नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो उसके लिए हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा +1, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के लिए +2 हो गया, +1 मल्टीप्लाई बाई 2 हाइड्रोजन के लिए हो गया, प्लस में सल्फर के लिए X मान लिया मैंने, प्लस में ऑक्सीजन के लिए -2 होता है इंटू 5 और नेट पे चार्ज 0 है, नेट पे चार्ज कितना है 0। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2 + x - 10 which is equal to 0, then x is equal to 8 और 8 भी किस में आया प्लस में, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सल्फर का भी मैंने आपको बताया -2 से कम नहीं हो सकती और +6 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन के साथ +8 आ रहा है, तो +8 आ रहा है इसका मतलब ऑप्शन है वो -2 में नहीं है, इसमें सभी ऑप्शन इसमें -2 में नहीं है। तो फिर इसकी स्ट्रक्चर लेवल पे जाएंगे, इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है, S डबल बॉन्ड O and O and H and O and H, it is H2SO5। ये इसमें एक पेरोक्सो लिंक होता है, बता रखा मैंने पेरोक्सो लिंक क्या होता है। जब ये इसमें एक पेरोक्सो लिंक है तो पेरोक्साइड के केस में इसका -1 और इसका -1 हो जाएगा, ये फिक्स है, ये मैंने आपको बता दिया कि पेरोक्सो लिंक के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, इन ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है नॉन मेटल से तो +1 होगा, ये फिक्स है। इस हाइड्रोजन का भी कितना होगा +1 होगा। कहने का मतलब ये है कि इसका +1 और इसका +1 नेट माइनस का कितना हो गया -2 माइनस का 8 हुआ और +1 और +1 इसका है उसको हमने माइनस कर दिया तो बचा माइनस का कितना 6। तो सल्फर पे कितना हो गया +6, सल्फर पे कितना हो गया +6 ताकि नेट चार्ज कितना हो गया 0, सल्फर पे +6 पॉसिबल है।
पेरोक्सो लिंक की वजह से ऐसा हुआ है, या फिर दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूँ, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन का कैंसिल हो गया, +1 और -1। इस हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन का कैंसिल हुआ, लेकिन इसमें -1 बचा, ठीक है, इसमें +1 था, इसमें -2 था, -1 यहाँ बच गया, -2 -1 -2 -1 ये भी है, तो -1 -2 -1 -2 -6, इस पे कितना आ गया उनकी वजह से +6, यानी एक की वजह से दूसरे पे आता है, इसमें +6। इसी टाइप से एवरेज की बात करूं, क्या आपको दे दिया गया दूसरा एग्जांपल, H2SO8, इट इज पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी स्टेल लगाया है उसमें भी और इसमें भी, कि इनके ऊपर पेरोक्सी लिंक होता है, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड में इसको हम बोलते हैं मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड। इसमें पेरोक्सी लिंक को वैसे निकालेंगे तो 8 -2 से मल्टीप्लाई किया तो -16 हो गए, इसमें +2 आ गया तो -14 हो गए, तो इसमें +7 आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, एक्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो +7 पॉसिबल नहीं है, तो फिर इसके उसके लेवल पे चले जाते हैं हम, H डबल बॉन्ड O एंड H एंड O पेरोक्सी लिंक है। तो कुछ की स्ट्रक्चर भी आपको याद रखनी है, यहाँ पे ये पेरोक्सी लिंक है, इसमें -2 हो गया, इसमें -2 हो गया, -2 हो गया, -1 -1 -2 -2 एंड -2, हाइड्रोजन पे +1, इस हाइड्रोजन पे भी +1, नेट चार्ज कितना हो गया, -2 -2 -2 -2 -8 -10 -12 -14, -14 में से 2 प्लस की ये चली गई, ऐसे निकाल रहे हैं तो -2 -2 -2 -6 हो गया, -8 हो गया, -2 -2 एंड -2 प्लस में 14 हो गया, -14 के अंदर से हमने 2 निकाल दिए ये, तो माइनस का कितना बचा हमारे पास 12, तो इस सल्फर पे +6 और इस पे भी +6, ताकि नेट चार्ज हो जाए, तो ऑक्सीडेशन नंबर इस टाइप से एक दूसरे एलिमेंट से हम कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट सेम एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन सेम एलिमेंट था, उनके ऑक्सीडेशन नंबर भी डिफरेंट हो सकते हैं, इनका -1 है, इनका -2। अब रही बात ये कि ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे हम एन फैक्टर को कैसे कंसीडर करेंगे। एन फैक्टर, हम एन फैक्टर की बात करते हैं, विच इज चेंजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 मोल, ध्यान देना ना, 1 मोल के लिए ही निकालते हैं, of reactant, 1 mole of reactant is called oxidation number. If any element present in its ionic state, then charge of ion is oxidation number, आयन का चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जैसे Fe+2 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, Al+3 है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका +3, +2 और +3। इसी टाइप से आपको दे दिया गया कि N-3 है, तो इसका कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर -3 हो गया। इसी टाइप से आपको दे दिया गया कोई एलिमेंट है, उसी के ऊपर चार्ज है, मैं कंपाउंड की बात नहीं कर रहा, एलिमेंट की लेवल की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे आपको दे दिया गया I- है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज -1, आपको दे दिया गया Sn+2 है, देन ऑक्सीडेशन नंबर इज +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, लेकिन आयंस के अंदर उनका जो चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है, एन फैक्टर भी वही होता है वहाँ पे। लेकिन अगर वो रिडॉक्स में पार्टिसिपेट करता है तो एन फैक्टर को हम इस टाइप से कहते हैं, चेंजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एन फैक्टर। सॉरी, यहाँ पे ध्यान देना, एन फैक्टर। मैं इसका एग्जांपल लेके बता रहा हूँ।
फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आपके पास एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में Fe+2 कन्वर्ट होता है Fe+3 में। Fe+2 उस रिएक्शन में कन्वर्ट हो गया Fe+3 में। एन फैक्टर यहाँ पे निकालना है हमें इस रिएक्टेंट का। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है, और यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है। चेंज कितना हो गया, चेंज में बढ़ा या घटा वो नहीं देख रहे हमें चेंज देखना है। चेंज हमेशा ही ज्यादा में से कम को घटाएंगे हम, ज्यादा +3 था, कम +2 था, चेंज 1 का हो गया, देन n फैक्टर इज 1। तो n फैक्टर 1 हो गया तो इसका इक्विवेलेंट वेट इस रिएक्शन में क्या हो गया, इसके एटॉमिक वेट के इक्वल हो गया, या फिर इसके आयनिक वेट के, एटॉमिक वेट इज आयनिक वेट आल्सो, आयनिक वेट के इक्वल हो गया। आयनिक वेट और एटॉमिक वेट सेम होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आता है, तो चार्ज का डिफरेंस आ सकता है, केवल मास का कोई डिफरेंस नहीं यूज करेंगे। इसी टाइप से आपसे कह दिया गया कि एक रिएक्शन थी जिसमें MnO4- परमैग्नेट आयन था। परमैग्नेट आयन एक रिएक्शन में Mn+2 में चला गया। एसिडिक मीडियम में ऐसा ही होता है कि एसिडिक मीडियम में MnO4 परमैग्नेट आयन Mn+2 में चला जाता है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है। यहाँ पे अभी मैंने कैलकुलेट करवा दिया कि मैग्नीज का हम कैसे निकालते हैं, इस केस में x मान के निकाल लिया। तो मैग्नीज का यहाँ पे +7 है और यहाँ पे मैग्नीज का +2 है जो कि दिख रहा है, यानी कि हुआ क्या है, इसमें +7 से +2 में चला गया तो रिडक्शन हो गया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी चीज का कम होता है तो रिडक्शन, बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। लेकिन कितने का चेंज आया है, चेंजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर +7 to +2, चेंज आया यहाँ पे 5 का, यानी कि n फैक्टर जितना चेंज आ रहा है 1 मोल के लिए वो उसका n फैक्टर, 1 मोल के लिए, 1 मोल सामने नंबर लिखा हुआ है उसके लिए, उसको नाम देंगे उसका n फैक्टर। देन इसका इक्विवेलेंट वेट इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट या आयनिक वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर 5। तो ये इक्विवेलेंट वेट यूज होगा इसका इस रिएक्शन, जिसमें इससे इसमें कन्वर्ट होता है, उसमें n फैक्टर 5 और इक्विवेलेंट वेट इस टाइप से निकलेगा। इसी टाइप से और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सपोज करो कि आपके पास है Cr2O7 -2 एंड इट इज Cr+3। बैलेंस लेने की जरूरत नहीं है हमें, किसी भी रिएक्शन को हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है एन फैक्टर निकालने के लिए। एन फैक्टर उस रिएक्टेंट के लिए निकाल रहे हैं जो 1 मोल है, बस बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। पर मोल कंपाउंड के लिए हम एन फैक्टर यूज करते हैं, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो डाइक्रोमेट आयन है, हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। यहाँ पे तो +3 है क्रोमियम का, हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्रोमियम का x मान के निकाल लेंगे, अभी निकाला मैंने इस डाइक्रोमेट आयन का। 7 × -2 -40 और -2 इधर आएगा तो +-12 हो गए, पर क्रोमियम निकालेंगे तो +6 हो गया। +6 से +3 में जा रहा है तो रिडक्शन हो गया। चेंज कितना आया, चेंज विच इज इक्वल टू, हमें आना तो चाहिए कितना, 3 का, लेकिन 3 का नहीं है। 1 मोल में 2 क्रोमियम है, 1 मोल में कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है। एक क्रोमियम का +6 है, वो +3 में चला गया। दूसरी क्रोमियम का भी +6 होगा ना, वो भी +3 में चला गया। तो एक क्रोमियम के लिए 3 का चेंज है, दूसरी क्रोमियम के लिए भी 3 का चेंज है। नेट चेंज इज 6। नेट चेंज यहाँ पे आएगा 6 का। क्यों आया, क्योंकि 1 मोल में 2 क्रोमियम है, पर क्रोमियम इंडिविजुअली रिप्रेजेंट किया मैंने +6 से +3 में चला गया। देन 3 का चेंज आया और दूसरा भी +6 से +3 में चला गया। बैलेंस नहीं किया हमने रिएक्शन को, करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 मोल रिएक्टेंट के लिए निकाला हमने। देन चेंज 6 का हो गया, देन फैक्टर 6 हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट वेट इस टाइप की रिडक्शन में, इसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट जो भी आ रहा है, इसका आयनिक वेट जो आ रहा है डिवाइड बाय 6 हो गया, डिवाइड बाय 6 हो गया। अदर एग्जांपल, जैसे आपको दिया गया iO2- कन्वर्ट इनटू I- इन रिएक्शन। एक रिएक्शन में I2I- बैलेंस करने की जरूरत है। ऑप्शन कहाँ चलेगी, वाटर में चली जाती है और अलग चीजें, तो ये उसमें कन्वर्ट हो गया। तो आपको आयोडीन के या फिर इस कंपाउंड का एन फैक्टर बताना है यहाँ पे, तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम। इसका तो -1 है, दिख रहा है आपको,
इसका निकालेंगे तो ऑप्शन का आयोडीन का मैंने x मान लिया, x प्लस ऑप्शन का -2 होता है मल्टीप्लाई बाय 2 और विच इज इक्वल टू -1, नेट पे चार्ज -1 है, देन x इज इक्वल टू +3, x कितना आ गया पे +3, तो ये गया +3 से -1 में, यानी कि इसका क्या हो गया +3 से -1 में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है तो इसका भी रिडक्शन हो गया, -3 से सॉरी +3 से -4 में, तो चेंज कितने का आया, चेंज आया यहाँ पे 4 का, -3 से -1 सॉरी +3 से -3 में जा रहा है, +3 से -1 में जा रहा है, इसका मतलब +3 से -1 में जाएगा तो 4 का चेंज आएगा, +3 +2 +1 0 एंड फिर -1 में जाएगा, तो कितने का चेंज आएगा 4 का, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, इसका आयनिक वेट को m से नोट कर रहा हूँ डिवाइड बाय 4, इस प्रोसेस के लिए इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। इन फैक्टर चेंजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल इन रेडॉक्स रिएक्शन, एक मोल के लिए रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर का कितना चेंज आ रहा है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं चेंजिंग इन ऑक्सीडेशन। सपोज करो कि एक रिएक्शन में एक कंपाउंड ये है FeC2O4, it is ferrous oxalate, it convert into Fe+3 plus CO2, Fe+3 में कन्वर्ट हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बना, यानी कि इसका जितना भी कार्बन था वो तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और आयरन था वो Fe+3 में कन्वर्ट हो गया। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें हम तो C2O4 -2, इस आयन को नाम देते हैं ऑक्सलेट, तो इस आयन पे -2 चार्ज है, आयरन पे यहाँ पे +2 होगा तो आयरन पे +2 है तो आयरन कौन सी एक्सप्रेशन स्टेट में होगा +2, कार्बन का यहाँ से निकाल लिया हम, कार्बन का x मान लिया मैंने 2x प्लस 4 × -2 विच इज इक्वल टू -2, नेट पे -2 चार्ज है तो 2x 4 × -2 कितना हो गया -8, उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, +6 -2 से कैंसिल हो गया +6 हो गया तो 2x इज इक्वल टू +6 x इज +3, यानी कार्बन यहाँ पे +3 में इंडिविजुअली दो कार्बन है तो दोनों +3 में होंगे। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन पे -2 है तो -4 ऑक्सीजन का हो गया, कार्बन यहाँ पे +4 में आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना क्या है ये +3, चेंज कितना का होगा, यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ +2 से +3 में चला गया है, यहाँ से यहाँ +3 से ये चला गया +4 में है ऑक्सीडेशन, तो आयरन और कार्बन दोनों ही ऑक्सीडाइज हो गए, दोनों ऑक्सीडाइज होंगे तो इसमें कन्वर्ट होगा, कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसके ऑक्सीडेशन में कितने का चेंज है 1 का, 1 का चेंज है इसके ऑक्सीडेशन, इसके ऑक्सीडेशन में कितने का चेंज है, दिख तो हमें +3 से +4 में जा रहा है तो 1 का ही चेंज है, लेकिन +3 से +4 में दोनों जा रहे हैं, दो कार्बन है तो चेंज इसका हो गया 2 का, चेंज कितने का हो जाएगा 2 का। देन व्हाट द इक्विवेलेंट वेट या n फैक्टर कितना आ गया, n फैक्टर इज 1 + 2, दोनों का ऑक्सीडेशन है तो 3 हो गया, n फैक्टर कितना हो गया यहाँ पे, n फैक्टर विच इज इक्वल टू 3, इसका इक्विवेलेंट वेट इस रिएक्शन में यूज होगा वो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3 यूज होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3। अब हम किसी कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, सपोज करो कि आपके पास एक रिएक्शन है इस टाइप से Cr2O7 - 2 plus I minus and it convert into Cr+3 plus IO3 minus, एक रेडॉक्स टाइप की रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर को कंसीडर कर लेंगे कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या है, वही इक्विवेलेंस कांसेप्ट पे जा रहा हूँ मैं सीधे रिएक्शन है बैलेंस नहीं है, अब बैलेंस नहीं है तो हम बैलेंस भी कर लेंगे इस रिएक्शन, लेकिन बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, एन फैक्टर निकालना है या रिलेशंस निकालने हैं इनके पास, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके एन फैक्टर्स क्या होंगे या फिर रिएक्शन की बैलेंसिंग में इंटीजर क्या होंगे। तो आपको मैंने बता रखा है कि एक रिएक्टेंट का एन फैक्टर दूसरे के सामने और दूसरे रिएक्टेंट का एन फैक्टर पहले के सामने आता है, तो एन फैक्टर कंसीडर करके हमने सामने लिख देंगे, बैलेंसिंग में आएंगे वो। तो हम इस टाइप से करेंगे कि क्रोमियम का निकाल लेंगे तो यहाँ +6 आ जाएगा, पहले निकाल दिया हमने, डाइक्रोमेट आया नहीं, यहाँ पे +3 क्या हुआ +6 से +3 में चले गए, देन रिडक्शन
ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन हो गया। ये -1 में है और -1 से यहाँ पे आयोडीन का निकालेंगे हम। ऑक्सीजन का तो वही -2 इधर है और -2 उधर है, उसमें कोई चेंज नहीं है, जिसका चेंज होता है उसी को देखते हैं। आयोडीन का कितना है यहाँ पे, वो निकालेंगे 3, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, नेट पे -1 चार्ज है तो -5 बचा यहाँ पे, तो ये +5 में हो जाएगा, यानी कि x मान के इसको निकाल दोगे। आयोडीन यहाँ पे +5 में, तो -1 से +5 में चला गया, ये -1 से +5 में चला गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं हमें, एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, रिडक्शन भी हुआ ऑक्सीडेशन भी हुआ, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कैसी हो गई, रिडॉक्स। यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो गया 6, वाई 6 +6 से +3 में 3 का चेंज, 2 है एटम यहाँ पे, तो दोनों में कितने का चेंज होगा, 6 का चेंज, एन फैक्टर 6 हो गया। किसके लिए, इसके लिए एन फैक्टर 6 हो गया, और इसके लिए एन फैक्टर कितना हो गया, -1 से +5 में, एन फैक्टर इसके लिए भी 6 हो गया है। क्यों, क्योंकि -1 से +5 तक 6 का चेंज आ रहा है। एक आयोडीन यहाँ पे, एक आयोडीन यहाँ पे, प्रोडक्ट में कितना है वो देखने की जरूरत नहीं, रिएक्टेंट कितना है वो देखो, तो इसका एन फैक्टर भी 6 हो गया, इसका एन फैक्टर भी कितना हो गया 6, यानी कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 6, ये इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो इसका एन फैक्टर इसके सामने होगा और इसका एन फैक्टर इसके सामने होगा बैलेंसिंग में, यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा, रिलेशन आएगा m1v1। सपोज करो कि इसकी नॉर्मेलिटी m1 है, मोलैरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है इसका, इसकी नॉर्मेलिटी n2 है, वॉल्यूम v2 है, और ये मोलैरिटी m2 है और वॉल्यूम v2 है। तो क्या रिलेशन होता है बता रखा है मैंने कि इसकी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम n1v1 विच इज इक्वल टू n2v2, कंप्लीशन रिएक्शन के लिए ये होगा। और मोलैरिटी का केस लेता हूं, m1v1 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू m2v2 अपॉन 6, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 हो गया, यानी कि प्लेन्स कांसेप्ट यहाँ पे फॉलो हुआ है रिएक्शन एन फैक्टर के बेस पे। और नॉर्मलिटी और मोलैरिटी किस टाइप से रिलेटेड होती है वो बताइए रखा है, एन फैक्टर है, इसका 6 एन फैक्टर है, तो इसकी मोलैरिटी मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू इसकी नॉर्मलिटी हो जाएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होता है। दूसरा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, सपोज करो कि आपके पास है MnO4- पर मैग्नेट आयन है, और भी कोई आयन ले सकते हैं, मैंने ये लिया है एग्जांपल समझने के लिए। प्लस में एक है रिएक्शन में ये कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 में, ये कन्वर्ट हो जाता है Fe+3 में, और ये कन्वर्ट हो जाता है SO4- में, किसी रिएक्शन में इस टाइप से। तो हम यहाँ पे देखेंगे मैग्नीज का तो +7 है, निकाल लेंगे हम, यहाँ पे मैग्नीज का +2 है, ये +7 से +2 में चला गया, तो इसका हो गया रिडक्शन। सल्फर पे हमेशा ही -2 या -1 भी हो सकता है, S2 लेते हो -1 होता है, यहाँ पे सल्फाइड है जिसमें -2 है, आगे आ जाएगा रिडॉक्स में, तो इस पे कितना हो गया +2, आयरन पे कितना हो गया +2, सल्फर पे FeS की बात कर रहा हूँ, FeS में सल्फर में -2 है, आयरन पे कितना है +2 है, यहाँ पे आयरन पे कितना है +3, तो आयरन +2 से +3 में चला गया, +2 से किस में चला गया ये +3, तो उस कंडीशन में इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ये -2 से यहाँ पे इसका निकालेंगे सल्फर का, तो +6 मिलेगा हमें, 4 मल्टीप्लाई में -2 -8 -2 यहाँ पे है तो -6, तो इस सल्फर पे +6 हो जाएगा, x मान के निकाल लेंगे। सल्फर -2 से +6 में चला गया, दैट इज आल्सो ऑक्सीडेशन, यानी इस रिएक्शन में परमैंगनेट आयन का रिडक्शन हुआ है, FeS का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया रिडक्शन में, +7 से +2 में चला गया, तो एन फैक्टर 5 का चेंज है तो 5 हो गया। इसका अगर देखें तो आयरन +2 से +3 में चला गया, तो इसमें चेंज कितना है 1। सल्फर का देखें तो -2 से +6 में चला गया, तो चेंज कितने का आ गया 8 का, यानी नेट चेंज कितना आ गया, एन फैक्टर 9 हो गया, एन फैक्टर कितना हो गया 9। तो जब बैलेंसिंग आएगी इस रिएक्शन की, इसका एन फैक्टर 9 हो गया, वो इसके सामने रिप्रेजेंट होगा, और इसका एन फैक्टर 5 हो गया, वो इसके सामने रिप्रेजेंट होगा, और बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन, 9 यहाँ पे होगा 5 यहाँ पे।
यानी हम कह सकते हैं 5 मोल FeS के साथ 5 मोल FeS के साथ 9 मोल परमैंगनेट आयन रिएक्शन करेंगे। यानी कि 1 मोल ऑफ FeS के साथ कितने परमैंगनेट आयन रिएक्शन करेंगे? 5 के साथ 9 करते हैं, तो 1 के साथ कितना करेगा? 9/5। इसी टाइप से 9 के साथ 5 करते हैं, तो 1 के साथ कितना करेंगे? 5/9। उस टाइप से एन फैक्टर के बेस पे निकालेंगे। इनके लिए सपोज करो इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है और मोलरिटी M1 है। इसकी नॉर्मेलिटी N2 है, वॉल्यूम V2 है और मोलरिटी M2 है। तो नॉर्मेलिटीज में तो वही रिलेशन होगा कि N1 V1 which is equal to N2 V2। लेकिन मोलरिटी में क्या रिलेशन हो जाएगा? M1 V1 अपॉन 9 इसके लिए which is equal to M2 V2 अपॉन 5 के रिलेशन हो जाएगा। अभी आपस में कटेंगे तो मोलरिटीज का इक्विवेलेंट कंसेप्ट से हम ये रिलेशन लेंगे और मोलर कंसेप्ट से ये रिलेशन लेंगे, तब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसकी मोलरिटी और वॉल्यूम में ये रिलेशंस होंगे। तो एक का एन फैक्टर दूसरे के सामने और दूसरे का एन फैक्टर पहले के सामने होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं भी दूंगा इसमें, अब उनको करना जो चीज़ नहीं आए तो मैं बता दूंगा उसी तरह से। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को और चैनल को रेगुलर देखते रहें। एक से एक कंसेप्ट है केमिस्ट्री में और केमिस्ट्री बहुत सिंपल है। केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप रेगुलर अगर वीडियोस पे बने रहेंगे तो क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। जिन क्वेश्चंस में एक आधा क्वेश्चन में कोई डाउट आएगा वो भी इन्हीं से रिलेटेड होगा, कहीं ना कहीं कोई डाउट आ सकता है, वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इन टॉपिक से बाहर से कहीं से पूछा जाएगा। जेईई एडवांस तक की मैं बात कर रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ कि क्वेश्चंस कहीं से इसके अलावा नहीं पूछे जाते हैं। अगला नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। ये क्वेश्चंस आप सबको करने हैं अपनी फेयर कॉपी में। फेयर कॉपी में सभी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होने चाहिए।